हेलो एवरीवन, दिस इज राहुल और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। फाइनली जैसा कि आप सभी से जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि बहुत जल्दी हम टॉपिक वाइज साइंस के क्वेश्चंस लाने वाले हैं। और आज जो है उसका फर्स्ट वीडियो है। इससे पहले आपको ऑलरेडी मैंने 1500 जो साइंस के यानी लूसेंट के 1500 क्वेश्चन जो ऑलरेडी आप सभी के साथ जो शेयर कर दिया हूँ और सभी को मतलब यूट्यूब चैनल पे मैंने अपने अपलोड कर दिया हूँ। आप सभी कैंडिडेट्स का काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा। और जो है अगर आप सभी अगर वीडियो को देख लिए होंगे, जो कैंडिडेट्स नहीं देखे होंगे, कोई भी एग्जाम हो, ठीक है, आप बिहार एसएससी इंटर लेवल हो, दरोगा हो, बीपीएससी हो इवन, राइट। सो इन सभी एग्जाम के लिए आपको पता है कि साइंस का वेटेज काफ़ी ज़्यादा रहता है, राइट। अगर बिहार में आप तैयारी कर रहे हो एग्जाम की तो भाई आप सभी को बता दूं कि जो भी क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं, अगर आपने 1500 वन लाइनर आपने देख लिया होगा तो आप खुद समझ गए होगे कि जो मैं कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ वो कितना क्वालिटी है उसमें। उसी तरह मैं आपको टॉपिक वाइज आज कवर कर रहा हूँ। और इसमें आज स्टार्ट करें बायोलॉजी। बायोलॉजी की अगर बात करें तो सबसे पहले अगर बात करें आज है सेल, ठीक है। यानी जितने भी मेजर टॉपिक्स हैं बायोलॉजी का, सेल हो गया, टिश्यू हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, यानी जितने भी टॉपिक्स हो गए सारे चीज़ कवर करेंगे डेली। मंडे टू फ्राइडे आपको क्लास आएगी, राइट। एक एक वीडियो में अपलोड करता रहूँगा आप सभी को। और जितना भी एनसीईआरटी प्लस लूसेंट के जो भी क्वेश्चन है, मैंने एक्चुअली लूसेंट को फॉलो किया है, बट आपको बता दूं कि लूसेंट जो है एनसीईआरटी का एक जीस्ट है, समझ लो, ठीक है। वो सारी चीज़ जो है एनसीईआरटी में उसको एक छोटा फॉर्म में एक बुक में डाल दिया गया है, वो है लूसेंट। और इसीलिए लूसेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है सभी एग्जाम्स के लिए। अब अगर मान लीजिए ग्रुप डी, ग्रुप सी, इवन ग्रुप बी के कुछ एग्जाम्स हो गए जैसे असिस्टेंट कमांडेंट, सीडीएस के क्वेश्चन जो है देखने को मिले हैं, राइट। क्योंकि ये लूसेंट जो है एनसीईआरटी को फॉलो करता है और इसीलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो मैं आपको जो भी क्वेश्चंस प्रोवाइड कर रहा हूँ इसमें सारा चीज़ अगर आप लूसेंट को फॉलो किया आपने, अगर इससे पहले आप देख सकते हो जो भी क्वेश्चंस मैं देने वाला हूँ, ठीक है। इवन 1500 वाले में भी जो भी क्वेश्चन था मैंने सारे खुद मैंने बनाए थे। और डेली की अगर बात करो, डेली मैं अपलोड करता रहूँगा, तो आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है इस एग्ज़ाम को लेके, राइट। सो आप इस वीडियो को मतलब आज फर्स्ट डे, इस वीडियो को जो भी कैंडिडेट्स हैं, एक मिनट, जो भी कैंडिडेट्स हैं, राइट, जो जुड़ना चाहते हैं, देखिए ये वाला जो है ये आप देख सकते हो। इसमें हमने एक्चुअली क्या रखा है कि 1500 हमारा, सॉरी 1500 बोल रहा हूँ, आपको हमारा टारगेट क्या है, 25 आउट 25, राइट। इस बार बीएसएससी में 25 क्वेश्चन चाहिए अपने को, राइट। सो इसके लिए हमने क्या ही स्टार्ट किया है कि 1500 आपको वन लाइनर ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कर दिया है। अब हमारा काम बच गया था प्रैक्टिस सेट मंडे टू फ्राइडे टॉपिक वाइज कवर करना है। तो आज बायोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं, उसको बहुत जल्दी खत्म कर दिया जाएगा, डेली अपलोड करेंगे। तो जो भी कैंडिडेट्स हैं जुड़ना चाहते हो, ठीक है, एक्चुअली फ्री कोर्स बैच चला रहा हूँ जिसमें आपको साइंस प्लस जीके सब कवर किया जाएगा। 75 में से आपको भाई 70 प्लस लाने ही है क्वेश्चन, राइट, सही करने हैं। तो इसके लिए जो भी कैंडिडेट जुड़ना चाहते हो बिहार एसएससी इंटर लेवल से संबंधित या बिहार दरोगा से संबंधित, आप जो है हमारे इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम का ग्रुप है, उसमें आप जुड़ सकते हो। काफ़ी फ्री ऑफ कॉस्ट को मतलब एक ग्रुप है, कोई भी आपको पेड कोर्स नहीं चल रहा है। सारा जो भी हम आपको कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं वो सारा फ्री ऑफ कॉस्ट है। और बिल्कुल बता रहा हूँ क्वालिटी कंटेंट है जो कि आपको पेड कोर्स में प्रोवाइड कराया जाता होगा ना कहीं पे भी, वो सारी चीज़ मैं आपको दे रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट में, राइट। तो आप बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, जो बिहार एसएससी इंटर लेवल की एग्जाम में पार्टिसिपेट होने वाले हैं, तो वो ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। और भी जो कैंडिडेट्स अगर इंटरेस्टेड हैं और जुड़ना चाहते हो तो आप जुड़ सकते हो वहाँ पे, राइट। काफ़ी मज़ा आने वाला है, काफ़ी अच्छा कंपटीशन देखने को मिलेगा इस बार। तो जो भी अच्छा पढ़ेगा भाई इस बार एग्जाम क्लियर करेगा, सिंपल बात है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि सर मतलब बिना पढ़ाई किए और माता रानी की कृपा से आप हो जाओगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होना। माता रानी की कृपा तभी होती है जब आप पढ़ाई करोगे, राइट। सो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले अगर बात करें, हम स्टार्ट करेंगे इस क्वेश्चन को, हमने बेसिक से स्टार्ट किया और एडवांस तक क्वेश्चन ले जाएंगे, राइट। तो सबसे पहले अगर बात करें क्वेश्चन नंबर वन, तो वो आपको क्वेश्चन नंबर वन क्या है, जो सेल शब्द जो है किसके द्वारा दिया गया था। देखिए भाई साहब जैसे ही स्टार्ट किया लाइट ही चली गई। चलिए कोई दिक्कत नहीं है भाई, लाइट जाने से हम आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे, ठीक है, आप देखते रहिए, आपको क्वेश्चन से मतलब है। तो जो सेल है वो एक्चुअली किसके द्वारा दिया गया था, राइट। द टर्म सेल वाज गिवन बाय, तो आपके दीज आर दी ऑप्शंस, ठीक है, रॉबर्ट हुक, टैटम, स्वान और डी वेरी। तो आपको पता होना चाहिए कि जो सेल है वो एक्चुअली 1665 ईस्वी में जो है डिस्कवर्ड किया गया था। और ये डिस्कवर किसने किया था, रॉबर्ट हुक जी ने किया था।
तो रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया 1665 में। और एक्चुअली इसको खोजा कहाँ गया था, तो आपको पता है कि प्लांट के जो डेड सेल्स हैं, इसमें जो डेड सेल्स हैं उसमें जो है ये खोजा गया था। वो माइक्रोस्कोप के जो हेल्प से इन्होंने खोजा और उसमें एक्चुअली पाया, इन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो सेल्स है ना वो एक्चुअली हनीकम के स्ट्रक्चर के हैं। मतलब हनीकम समझ रहे हो ना, मधुमक्खी का छाता जो है उसके स्ट्रक्चर का ये जो है आपको सेल्स है। तो इससे उन्होंने डिस्कवर्ड किया सेल्स को, और ये जो टर्म दिया कि एक्चुअली ये सेल है। सेल का मतलब हुआ कि आप समझ सकते हो, सेल एम एस एक्सेल आपने पढ़ा है, तो एक एक जो बॉक्स होता है उसको क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं, राइट। तो आपको कंप्यूटर से भी यहाँ पे एक क्वेश्चन मिल गया आपको। तो ये क्वेश्चन तो आपको पता है कि ये सेल इन्होंने इसका बोला, यानी अ लिटल रूम। सेल का मतलब हुआ अ लिटल रूम, राइट। तो किसने आंसर दिया, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रॉबर्ट हुक आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन किसी शरीर की कार्यात्मक इकाई है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ अ बॉडी, राइट। फंक्शनल एज वेल एज अ स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ अ बॉडी। तो आपके ऑप्शंस है माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, तिल्ली और सेल यानी कोशिका, राइट। तो क्या होना चाहिए इसका राइट आंसर। तो आप देख रहे हो पूरा बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं आप सभी के लिए। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसका आंसर हो जाएगा सेल यानी कोशिका। आपको पता है कि जो सेल होता है इसको क्या बोलते हैं, बेसिक यूनिट। यानी इसी सेल से जो है डेवलप हुआ है, जो भी फॉर्मेशन हुआ है सेल से आगे टिश्यू किया, राइट। यानी ग्रुप ऑफ सेल्स को क्या बोलते हैं, ग्रुप ऑफ टिश्यू, फिर टिश्यू से ऑर्गन बना, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बना। तो बेसिक जो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, बेसिक चीज क्या है, बेसिक यूनिट है आप सेल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका सेल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, कोशिका यानी सेल के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो आपके ऑप्शन क्या है, फिजियोलॉजी, हिस्टोलॉजी, साइटोलॉजी एंड टैक्सोनॉमी। तो देखिए थोड़ा अगर ऑप्शन को एलोबरेट करें, राइट, यानी हिस्टोलॉजी के एक्चुअली क्या बोलते हैं, फादर ऑफ, सॉरी फादर बोल रहा हूँ, स्टडी ऑफ टिश्यू, क्या, टिश्यू, राइट, यानी उत्तक। शायद से हिंदी में थोड़ा बता दीजिएगा क्या होगा। तो हिस्टोलॉजी जो हुआ, हिस्टोलॉजी हुआ स्टडी ऑफ टिश्यू, यानी टिश्यू की जो पढ़ाई होता है, अध्ययन होता है, उसको हिस्टोलॉजी कहते हैं। उसी तरह टैक्सोनॉमी की अगर बात करें तो टैक्सोनॉमी एक्चुअली होता है क्या, देखिए टैक्सोनॉमी होता है क्लासिफिकेशन, यानी ग्रुप में जैसे किसी को बांट दिया जाए तो उसको बोलते हैं टैक्सोनॉमी। और ये ग्रुप में बांटने का काम किया था, जो क्लासिफिकेशन, यानी किसको ग्रुप में बांटा जा रहा है, जो आपको आपने पढ़ा होगा कि प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, राइट। सो इसको बांटने का काम जो है, ठीक है, एनिमल किंगडम में भी जो छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं उनको एक ग्रुप में रखा गया, जो बड़े ऑर्गेनिजम्स हैं यानी मैमल्स हो गए, राइट, तो सारे को एक ग्रुप में रखा गया। तो ये जो क्लासिफिकेशन किया गया था इसको बोलते हैं टैक्सोनॉमी। और दूसरा चीज कि फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसको बोला जाता है, ये आपको पता ही होगा क्योंकि मैंने 1500 वन लाइनर में ऑलरेडी मेंशन किया था आप सभी को। तो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसे बोला जाता है, तो ये बोला जाता है कार्लोस, किसको, कार्लोस लिनियस को, राइट। सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, साइटोलॉजी, दैट मीन्स स्टडी ऑफ सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में कोशिकाओं की खोज किसने की थी, ठीक है, मानव शरीर में, राइट। सो ऑप्शंस आपके क्या है, हर्बर्ट स्पेंसर, चार्ल्स डार्विन, अल्बर्ट आइंस्टाइन, रॉबर्ट हुक। अल्बर्ट आइंस्टाइन का आपने नाम तो सुना ही होगा, राइट। इन्होंने कौन सा दिया था, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, क्या, रिलेटिविटी, जो है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, काफ़ी फेमस थ्योरी है और आप सभी को पता ही होगा अल्बर्ट आइंस्टाइन का है, काफ़ी बार एग्जाम से पूछा जा चुका है। चार्ल्स डार्विन का भी नाम आपने सुना होगा, इनकी एक बहुत बड़ी फेमस पुस्तक है, उसको बोलते हैं द ओरिजिन ऑफ, क्या, ऑफ द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, राइट, चार्ल्स डार्विन। और इनकी एक और थ्योरी भी है जो कि इवोल्यूशन ऑफ, सॉरी, हाँ, इवोल्यूशन ऑफ नेचुरल सिलेक्शन शायद से है। वो भी जो थ्योरी है वो किसके द्वारा दी गई है, चार्ल्स डार्विन के द्वारा दी गई है। और एक है हार्बर्ट स्पेंसर। हार्बर्ट स्पेंसर की अगर बात करें तो इनकी एक आप बोल सकते हैं डॉक्ट्रिन है, यानी सिद्धांत जो इन्होंने दिया था वो आपको सोशल डार्विनिज्म, ठीक है, सोशल डार्विनिज्म का एक इन्होंने डॉक्ट्रिन इन्होंने इन्हीं ने दिया था। तो हर्बर्ट स्पेंसर, तो इसका राइट आंसर कौन जो हो जाएगा, रॉबर्ट हुक, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉबर्ट हुक ने कोशिकाओं के खोज में
देखकर की थी, यानी किस में जो है देखकर की थी। सबसे पहली बार इन्होंने जो खोज किया होगा सेल का, तो इन्होंने किस चीज़ में जो है उसका डिस्कवरी किया था, किस चीज़ में देखकर जो है खोज किया था। तो अभी ऑलरेडी आपको फर्स्ट क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था, फिर भी इसमें ऑप्शंस देख लेते हैं क्या है। प्याज की झिल्ली, ऑप्शन नंबर बी है पतली कॉर्क के टुकड़े, ऑप्शन नंबर सी है तालाब के जल, और ऑप्शन नंबर डी है कि कोई विकल्प सही नहीं है। तो हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि जो है प्लांट के डेड सेल्स होते हैं, राइट। तो उसको देखकर इन्होंने किया था, उससे जो है डिस्कवर किया था सबसे पहले, यानी पतली कर्क जो है, पतली कर्क के टुकड़े जो थे, उससे जो है आपको इन्होंने पहली बार खोज किया था सेल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिवेनहॉक ने सबसे पहले स्वतंत्र जीवित कोशिका की खोज किस चीज में की थी, राइट। तो हमने पढ़ा अभी डेड सेल, डेड सेल समझ सकते हो। यहाँ पे बात की जा रही है जो है फ्री लिविंग सेल, यानी स्वतंत्र जीवित कोशिकाएं, यानी लिविंग सेल्स की बात हो रही है। तो इसमें जो है इसका डिस्कवरी किसने किया था, तो यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है, ल्यूवेन हॉक ने दिया था। ल्यूवेन हॉक ने जो है इसका खोज किया था, और ये जो खोज किया था इन्होंने कहाँ पे किया था, ठीक है। तो आपके ऑप्शन है तालाब के जल, सागर के जल, मिट्टी के जल, या मानव शरीर। तो मानव शरीर का तो रोबोट मिल गया, ठीक है ना। और यहाँ पे आपको तालाब के जल, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोशिका सिद्धांत का प्रस्ताव देने वाले वैज्ञानिक का नाम बताइए, राइट। सो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है आपका स्लेडन और स्वान, ऑप्शन नंबर बी है लेमार्क, ऑप्शन नंबर सी है ट्रेवर्नेस, और ऑप्शन नंबर डी है विटकर एंड स्टैनले, राइट। सो आपको पता है टोटल सेल थ्योरी है, 3 सेल थ्योरी है। फर्स्ट सेल थ्योरी के अकॉर्डिंग, मतलब फर्स्ट सेल थ्योरी है आपका कि ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स, यानी जितने भी प्लांट्स हो गए, ठीक है, प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, ये सारे जो है किसी से बने हैं, ये सारे का सारे जो है सेल से बने हुए हैं, राइट। दूसरा है आपको कि द सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, जैसा कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया कि सेल ही जो है कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, ठीक है ना, उसका बेसिक यूनिट वो है सेल। यानी यहीं से सारा चीज बना है, सेल से टिश्यू बना, टिश्यू से आपका ऑर्गन बना, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बन रहा है, राइट। तो ये 2 सेल थ्योरी अगर बात करें, ये तो किसने दिया था, ये स्लेडन और स्वान ने दिया था, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आई होप कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा और काफ़ी अच्छे से इंजॉय कर रहे होगे, ठीक है। आपको समझ और इंजॉय दोनों आना चाहिए इस वीडियो में, इस लेक्चर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किसने कोशिका सिद्धांत को और आगे बढ़ाया तथा यह बताया कि सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनी है। हमने अभी बात किया था टोटल सेल थ्योरी कितने हैं, 3। पिछले वाले जो स्लाइड में हमने 2 सेल थ्योरी के बारे में पढ़ा, ठीक है। और इसमें एक और जो तीसरा सेल थ्योरी है जो कि बाद में ऐड किया गया था, और वो सेल थ्योरी है कि ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, राइट। यानी जितनी भी कोशिकाएं हैं, सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती यानी प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही निकलती हैं या बनी हैं, ठीक है। यानी एक ही सेल जो है, यहीं से जितने सारी सेल्स हैं आज के समय में वो बनी है, ठीक है। और कैसे, ये सेल का ही जो डिवीजन होता रह गया, ठीक है, ये सेल है, राइट, बाद में इसका डिवीजन हो गया, ऐसे डिवीजन होगा, ठीक है, इससे एक और नया सेल बन गया। यानी कहने का मतलब एक ही चीज से, ठीक है, पहले एक ही चीज था और इसी से आज के जो भी हम देख रहे हैं, ठीक है, वो आपको बना हुआ है। तो यानी ये जो थ्योरी है ये किसने दिया था, तो इसमें टी स्वान तो नहीं होगा, इन्होंने बाकी 2 का थ्योरी दिया था। बाकी एम स्लेडन भी नहीं होगा, राइट। उसके बाद एक है आपका जे ई पुरकिंजे, ये भी नहीं होगा। और ऑप्शन नंबर डी बच गया, वो जो कि है रुडोल्फ विर्चो, जो कि राइट आंसर होगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव कोशिका सिद्धांत अनुरूप नहीं है। मतलब जो सेल थ्योरी है ये सब पे तो लागू होता है, बट कुछ इसका एक्सेप्शन भी है, ठीक है। एक्सेप्शन केस का मतलब ये है कि ये सेल थ्योरी को फॉलो नहीं करता है। ऑप्शन है आपका बैक्टीरिया, वायरस, कवक और पौधे, राइट। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वायरस यानी विषाणु। विषाणु जो है इसमें फॉलो नहीं करता है, क्योंकि आपको पता है कि जो वायरस है जब तक एक होस्ट या लिविंग होस्ट में नहीं आता तब तक ये डेड सेल माना जाता है। तो इसका जो है एक एक्सेप्शन केस है, और इसका राइट आंसर भी हो जाएगा वायरस यानी विषाणु। नेक्स्ट है आपका प्रोकैरियोटिक कोशिका में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं होता है, राइट। यानी प्रोकैरियोटिक जो सेल होता है उसमें कौन कौन सा चीज जो है नहीं पाया जाता है। तो अगर ऑप्शंस की अगर बात करें, राइबोसोम्स, कोशिका झिल्ली, नाभिक या केंद्रक, और डीएनए।
राइट। तो जो प्रोकैरियोटिक जो सेल होता है, आपको पता होना चाहिए कि वो सेल होता है, यानी पहला तो ये यूनिसेलुलर सेल है, और इसमें जो है क्या होता है, न्यूक्लियस, अगर ये सेल की अगर बात करें तो इसमें जो न्यूक्लियस होता है बीच में, यानी जिसे आप नाभिक और केंद्रक बोलते हैं, ये चीज़ जो है एब्सेंट रहता है, ये नहीं इसमें पाया जाता है। और इसीलिए इसमें पूछ रहा है कौन सा नहीं होता है, ठीक है। तो राइबोसोम, डीएनए, नाभिक और यानी डीएनए ही नहीं होता, राइट। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नाभिक और केंद्र। अभी बोला न्यूक्लियस जो है इसमें एब्सेंट होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं निम्नलिखित में से किस प्राणी जगत में पाई जाती है, राइट। ऑप्शन है आपका कवक, एनिमिलिया, प्रोटिस्टा और मोनेरा। तो ये पूछ रहा है कि जो प्रोकैरियोटिक जो सेल्स होते हैं किस में पाई जाती है। तो आपको देखिए एक बात बताते हैं, ऑप्शन नंबर सी और डी देखिए, ये है प्रोटिस्टा और मोनेरा, दोनों क्या है, ये यूनिसेल्युलर है। यूनिसेलुलर है, ठीक है। यूनिसेलुलर मतलब एक सेल से बनी होती है, एक ही सेल से ये बना होता है, ठीक है। लेकिन दिक्कत ये है कि प्रोटिस्टा जो है ये यूकैरियोटिक है, क्या है, यूकैरियोटिक है। और मोनेरा जो है प्रोकैरियोटिक है, ठीक है। तो मोनेरा क्या हो गया, प्रोकैरियोटिक है। और आपका जो प्रोटिस्टा यूकैरियोटिक सेल है। यूकैरियोटिक सेल का मतलब है कि इसमें न्यूक्लियस जो है प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोटिक का मतलब हो गया कि इसमें न्यूक्लियस क्या होता है, एब्सेंट होता है, राइट। तो इसका पूछा है प्रोकैरियोटिक का आंसर हो जाएगा मोनेरा। और मोनेरा क्या, आपको एग्जाम्पल अगर पूछा जाए तो वो हो जाएगा आपको बैक्टीरिया, राइट। बैक्टीरिया हो जाएगा आपको, ये साइनो बैक्टीरिया हो जाएगा। सो दीज आर दी एग्जाम्पल्स। आई होप कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मोनेरा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है आपका कि ज्ञात सबसे छोटी प्रोकैरियोटिक जीव कौन सी है, ठीक है। यानी द स्मॉलेस्ट प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म इसमें से कौन सा होगा। सो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए माइक्रो सिस्टम, ऑप्शन नंबर बी है माइक्रोप्लाज्मा, ऑप्शन नंबर डी है बैक्टीरिया, और ऑप्शन नंबर डी है क्लोरेला। तो क्या होना चाहिए राइट आंसर। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो भाई ये वहाँ पे लिखा हुआ क्लियरली, ठीक है। आपको मिल जाएगा, आपको फर्स्ट सेकंड पेज पे ही आपको दिखने को मिलेगा कि इसको क्या बोलते हैं स्मॉलेस्ट, वो कौन सा होगा, माइक्रोप्लाज्मा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में आरएनए का संश्लेषण डैश में होता है, मतलब आरएनए का संश्लेषण सिंथेसिस कहाँ पे होता है, ठीक है। तो अगर आपको बात करें, ऑप्शन पहले देख लेते हैं। ऑप्शंस में है माइटोकॉन्ड्रिया, उसके बाद है सेंट्रियोल्स, राइबोसोम्स और न्यूक्लियस, ठीक है। तो आरएनए का संश्लेषण, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइबोसोम्स, ठीक है। क्योंकि देखिए राइबोसोम्स किस चीज़ का बना होता है, आरएनए प्लस प्रोटीन, प्रोटीन का बना होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राइबोसोम्स। नेक्स्ट है प्लाज्मा झिल्ली, जिसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइट। ये चयनात्मक पारगम झिल्ली बनी होती है, ठीक है। इसका पहले ऑप्शंस को देख लेते हैं, प्रोटीन से, लिपिड से, कार्बोहाइड्रेट्स, या ऑप्शन नंबर डी में दोनों ए और बी। यानी जो आपका जो प्लाज्मा झिल्ली है किस चीज़ से बना होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो प्लाज्मा झिल्ली है, ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, और ये जो है प्रोटीन और किसी से बनी होती है, लिपिड, ठीक है, यानी लिपिड, ठीक है। प्रोटीन प्लस लिपिड, और इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फोस्फोलिपिड। तो ये किसी से बनी होती है, फोस्फोलिपिड से बनी होती है, यानी प्रोटीन प्लस लिपिड। इसका राइट आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिपिड क्या है, ठीक है। अभी हमने पढ़ा क्या, प्रोटीन प्लस लिपिड। तो लिपिड का मतलब है क्या, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर एक की अगर बात करें, यह लिपिड मोनोसेकेराइड है, ठीक है। लिपिड कोशिकाओं को ऊर्जा प्रदान नहीं करता है, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, तो ऐसे ही गलत हो जाएगा, राइट। ऑप्शन नंबर सी है फल लिपिड के अच्छे स्रोत हैं, यानी सोर्स हैं। ऑप्शन नंबर डी है कोलेस्ट्रॉल और ट्रांस फैटी एसिड लिपिड के प्रकार है, राइट। तो लिपिड एक्चुअली क्या होता है कि देखिए, लिपिड अभी हमने पढ़ा क्या, लिपिड एक फैट होता है, ठीक है। यानी जो ट्रांस फैटी एसिड होता है, और कोलेस्ट्रॉल को क्या कहते हैं, हम लिपिड कहते हैं।
तो लिपिड समझ गए होगा, तो फैट है। और यहाँ पे बोला गया था कि लिपिड जो है आपको ऊर्जा प्रदान नहीं करता है। तो आपको पता ही है कि फैट जो है आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है, यानी कार्बोहाइड्रेट के बाद अगर एनर्जी प्रोवाइड करता है तो फैट देता है। और फैट एक और काम करता है, आपको क्या, ठंडा से बचाता है। इसलिए जो मोटे लोग होते होंगे ना, आप देख सकते हो कि ठंडे के टाइम में उनको ज़्यादा ठंडा नहीं लगता है, ठीक है, क्योंकि जो फैट है वो अंदर की जो गर्मी को है ना वो बचा के रखता है, ठीक है। इसलिए अंदर में टेम्परेचर उनका कैसा गर्म रहता है। जो पतले दुबले लोग रहते हैं उनसे ज़्यादा उसको, उससे पतले दुबले ज़्यादा लोग को ज़्यादा ठंडी लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोशिका का कौन सा गुण कुछ पदार्थ को कोशिका के भीतर तथा बाहर आने जाने का अनुमति देता है, यानी सिक्योरिटी गार्ड का काम यहाँ पे कौन करता है। तो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, ऑप्शंस देख लेते हैं, सॉरी। वो आपका है कोशिका द्रव, जीव द्रव, कोशिका भित्ति या प्लाज्मा झिल्ली। तो यहाँ पे बात बोल रहा है कि आने और जाने की बात हो रहा है, ठीक है, यानी परमिशन जो है कौन देता है, यानी कौन कंट्रोल करता है। तो यहाँ पे आपको पता होगा कि जो सेल मेम्ब्रेन है, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलिए या सेल मेम्ब्रेन बोलिए, ये एक्चुअली क्या करता है, कंट्रोल करता है कि कौन आएगा कौन जाएगा, राइट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्लाज्मा झिल्ली। और दूसरा चीज की अगर बात करें प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो ये बचाता है। देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्चुअली ऐसा क्यों करता है, क्योंकि जो बाहर इसका इन्वायरमेंट है, यानी जो सेल के बाहर का इन्वायरमेंट है, उससे जो है उस सेल को बचाता है, ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्चुअली पता है ना आपको क्या है, ये है सेल। और सेल का जो ये बाहरी वाला है, यानी ये न्यूक्लियस, ये बीच में जो एरिया, सॉरी यहाँ पे थोड़ा आपको बड़ा डायग्राम बना देते हैं यार। ये है सेल, ये है न्यूक्लियस, ये है आपका जो लिक्विड वाला एरिया है बीच का, ठीक है, जिसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। और ये साइटोप्लाज्म यानी बाहर वाला एरिया, यानी जो फाइनल एरिया है, ठीक है। इसके बाहर बाद भी होता है सेल वॉल, बट हम बात कर रहे हैं एनिमल सेल या जो ह्यूमन सेल्स है उसकी बात कर रहे हैं। तो ये वाला जो है ये इसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और प्लाज्मा यानी ये लिक्विड वाला एरिया, और ये हो गया न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बीच में जो रहता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियो, सॉरी ये वाला न्यूक्लियस मेम्ब्रेन हो गया, ये भी मेम्ब्रेन हो गया, ठीक है। और ये है न्यूक्लियर प्लाज्मा, ठीक है, बीच वाले को। तो ये जो है आपको पता है इसमें फोर्स होता है, बाहर और आने कौन है इसको कंट्रोल करता है, या कौन आएगा और जाएगा इसका परमिशन देता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्लाज्मा झिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रक्रम द्वारा कुछ पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड अथवा ऑक्सीजन कोशिका झिल्ली के आर पार आ जा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें पूछा गया है कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 का जो अंदर आना और बाहर जाना, ठीक है, जो प्रोसेस होता है वो किस प्रोसेस के द्वारा होता है। तो ऑप्शन है आपके, जीव द्रव कुंचन, अवसादन, विसरण और आपका स्वेदन, स्वेदन, ठीक है। तो इस आपको एक चीज़ और बता दें कि आपने अगर ज्योग्राफी पढ़ा होगा तो आपने एक चीज़ जरूर पढ़ा होगा कि जो भी चीज़ होता है ना, मतलब जैसे विंड आपने पढ़ा, हवाएं, विंड में क्या आपने पढ़ा था कि जो हवाएं बहती हैं वो हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर जो बहती हैं, राइट। क्या वर्ड पढ़ा था आपने, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर पड़ती है, बहती है। उसी तरह यहाँ भी जो CO2 और ऑक्सीजन का जो फ्लो होता है, बाहर आना और अंदर, यानी जो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स होता है, हायर रीजन टू लोअर रीजन, उसको बोलते हैं डिफ्यूजन। क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन यानी विसरण, ठीक है। तो जहां भी हायर कंसंट्रेशन होगा, यहाँ पे ज़्यादा मात्रा है, तो जो लोअर कंसंट्रेशन उसको फुल करने के लिए, उसको फिलअप करने के लिए जो है ये मूवमेंट होता है, और इसी को बोलते हैं डिफ्यूजन, राइट। तो इसका बहुत सारा अलग नाम है, डिफ्यूजन भी बोलते हैं, ओस्मो रेगुलेशन भी पढ़ा होगा आपने, और विंड्स के टर्म में आपने पढ़ा हाई हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जो होता है, राइट। तो इसका मतलब अलग अलग जो है बोल सकते हैं, काम के साथ साथ जो है नाम भी अलग अलग दिया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा विसरण, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलुलोज भित्ति किसके सेलों में पाई जाती है। तो ऑप्शन है आपका, जंतु, बैक्टीरिया, फंजाई यानी कवक, या पौधे। तो सेलुलोज आपको पता है कि देखिए हमने एक बात किया था सेल वॉल की, और ये सेल वॉल जो है सिर्फ किस में पाया जाता है, प्लांट सेल्स में पाया जाता है, राइट। और ये सेल वॉल एक्चुअली क्या है, ये डेड सेल्स यानी मरे हुए सेल्स हैं। और ये जो है आपको प्लांट को क्या करते हैं, एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं। देखिए ये टफ है ना, काफ़ी टफ होते हैं, डेड सेल्स हैं तो टफ होते हैं।
और हार्ड होते हैं। तो एक सेल को क्या करते हैं, मतलब प्लांट को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं, साथ में प्रोटेक्शन भी देते हैं, राइट। आप देखते हो कि जो प्लांट होता है कितना बाहर से सख्त होता है, तो उसका रीजन है सेल वाल के कारण, ठीक है। और ये जो सेल वाल होता है ना, सेल वाल जो है वो सेलुलोज का ही बना होता है, और सेलुलोज जो होता है आपको सिर्फ प्लांट सेल्स में पाया जाता है, राइट। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और इसीलिए जो है सेलुलोज की अगर बात करें, जो ह्यूमंस होते हैं, हम जो है इसका डाइजेशन नहीं कर पाते हैं, ठीक है। और इसका कारण इसीलिए होता है क्योंकि काफ़ी टफ होता है, ठीक है। अब जैसे आप एग्जांपल ले लो कि सबसे ज़्यादा, ठीक है, मतलब ऐसा कौन सा चीज़ है जिसमें सबसे ज़्यादा सेलुलोज पाया जाता है, ठीक है, तो आपको पता है वो होता है रुई या कॉटन, जिसमें 90% जो सेलुलोज होता है। आप सोचिए सेल कॉटन आप जो है खाकर डाइजेशन, मतलब खाने के बाद जो है आप इसको डाइजेस्ट कर पाएंगे, तो यही है सेलुलोज जो है ह्यूमंस जो है उसको डाइजेशन नहीं कर सकते, इसको पचा नहीं सकते हैं। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पौधे। नेक्स्ट है, किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है। अभी हम थोड़ी देर पहले इसका जो है डिस्कशन किए थे, इसके जस्ट पिछले वाले स्लाइड में ही। इसका ऑप्शंस को देख ले तो क्लोरोप्लास्ट हो गया आपका, कोशिका कल्ला हो गया, कोशिका भित्ति हो गया, और केंद्रक। तो हमने अभी देखा कि जो सेल वाल, ये है डिफरेंस होता है किसमें, प्लांट सेल और आपको एनिमल सेल में। एनिमल सेल में आपको सेल वाल नहीं होता, प्लांट सेल में पाया जाता है, ताकि टफ होता है, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, एनिमल सेल में नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोशिका भित्ति, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म कहलाता है, और ये किससे बना होता है। ऑप्शन है आपका, केवल कोशिका द्रव्य से यानी साइटोप्लाज्म से, कोशिका द्रव या केंद्र द्रव से, केवल केंद्र द्रव्य से यानी केंद्रक द्रव से। ऑप्शन नंबर डी है कोशिका द्रव, केंद्रक द्रव, और अन्य कोशिकांग, राइट। ये प्रोटोप्लाज्म की बात कर रहा है, और प्रोटोप्लाज्म जो होता है वो आपका बना होता है न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो इससे बना होता है यह प्रोटोजलम। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। कोशिका द्रव, केंद्रक द्रव, और अन्य कोशिकांग इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जीवित कोशिका के संपूर्ण अवयव को डैश के रूप में जाना जाता है, जिसमें साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव और नाभिक जो है शामिल होते हैं। तो बस ये पिछला ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे जीवन का भौतिक आधार माना जाता है, ठीक है, जीवन का भौतिक आधार माना जाता है। आपके पास ऑप्शन है कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, सूत्रकणिका, और जीव द्रव्य। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोटोप्लाज्म, ठीक है, प्रोटोप्लाज्म यानी जीव द्रव, उसका राइट आंसर हो जाएगा। एक मिनट, ठीक है, हाँ सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन है, कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ को जीव द्रव्य का नाम किसने दिया। आपके ऑप्शन है रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन, जे ई पुरकिंजे, और एम स्लेडन, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, जे ई पुरकिंजे इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव द्रव्य में सर्वाधिक पाया जाने वाला पदार्थ है प्रोटीन, वसा, खनिज, और जल। तो आपको पता है प्रोटोप्लाज्म में सबसे ज़्यादा जो है क्या पाया जाता है, जल। 90% जो है आपको क्या है, जल देखने को मिलेगा इसमें। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, अंतः प्रद्रवी यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सतह पर डैश की उपस्थिति के कारण वह खुरदरी होती है, ठीक है। तो आपको पता है कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ईआर, ये जो है आपको रफ होता है, ठीक है, रफ होता है क्योंकि इस पे जो छोटे छोटे जो दाने पाए जाते हैं, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, राइबोसोम्स, क्या, राइबोसोम्स, राइट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, राइबोसोम्स। और ये राइबोसोम्स याद रखिए फ्री स्टेट में भी पाया जाता है, जरूरी नहीं कि सब जो है आपको ईआर वाले पे ही चिपके रहे। ये साइटोप्लाज्म में भी आपको फ्री स्टेट में भी मिलेगा, यानी ऐसे, ठीक है। मतलब फ्री स्टेट का मतलब है कि जो इसे जुड़ा हुआ नहीं है, ठीक है, इंडिपेंडेंटली घूम रहा हो इस साइटोप्लाज्म में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन सिंथेसिस यानी प्रोटीन संश्लेषण में
निम्न कोशिकाओं सेल ऑर्गेनेल्स में से किसकी भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए है आपका लाइजोसोम और सेंट्रोसोम। ऑप्शन बी है जो खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका और राइबोसोम्स। उसके बाद है गोल्जी उपकरण और माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन नंबर डी है लाइजोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। तो अभी हमने देखिए प्रोटीन सिंथेसिस की अगर बात करें, दो जगह याद रखिएगा प्रोटीन सिंथेसिस जो होती है। एक तो आपको हमने पढ़ा राइबोसोम्स में, राइट, राइबोसोम्स। दूसरा है हमने पढ़ा आर 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 का मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेप्टिकुलम। यहाँ पे जो है प्रोटीन सिंथेसिस होता है और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइबोसोम किसके स्थल कहे जाते हैं? तो अभी थोड़ी देर हमने पढ़ा था क्या कि प्रोटीन जो निर्माण होता है, प्रोटीन सिंथेसिस जहाँ होता है, वो राइबोसोम का जो है वो क्या बोलते हैं उसका साइट होता है, ठीक है। यानी साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस जो होता है राइबोसोम हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका के किस हिस्से में प्रोटीन बनाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है रेटिकुलम। उसके बाद है गोल्जी एपरेटस, राइबोसोम और लाइजोसोम। तो कोशिका के किस हिस्से में प्रोटीन बनाया जाता है, यानी प्रोटीन की बात हो रही है तो प्रोटीन कहाँ पे बनता है? राइबोसोम। इसका राइट सही है, इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस कोशिकांग में झिल्ली नहीं होती? ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ से आपको तीन क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, कि कौन सा सेल ऑर्गेनिज्म है जिसमें का जो है बाहर जो है बोलते हैं कोशिकांग में झिल्ली नहीं, मतलब जो मेम्ब्रेन नहीं होता। तो इसका राइट आंसर देखेंगे, पहले ऑप्शन देख लेते हैं, राइबोसोम, लाइसोसोम्स, गोल्जिकाय और उसके बाद है सूत्रक कणिका यानी माइटोकॉन्ड्रिया। तो अगर बात करें अगर जो है डबल मेम्ब्रेन का, ठीक है, यानी डबल मेम्ब्रेन जो है कौन से ऑर्गेनेल्स का होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया। याद रखिए डबल मेम्ब्रेन पूछिए, यानी जो झिल्ली होता है दो दो लेयर में हो तो माइटोकॉन्ड्रिया। अगर एक लेयर में हो, सिर्फ एक लेयर में हो, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लाइजोसोम्स। यहाँ पे बोला गया है कि कोई नहीं हो, यानी जीरो, कोई भी मेम्ब्रेन जो नहीं है वहां पे, तो आप इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइबोसोम्स। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग पुटिकाओं के भंडारण, संशोधन और पैकेजिंग के लिए जिम्मेदार है, ठीक है। यानी यहाँ पे डिलीवरी बॉय की तरह जो है कौन काम करता है? क्या? डिलीवरी बॉय। ठीक है, डिलीवरी बॉय क्या करता है? स्टोर करता है, संशोधन करता है और पैकेजिंग करता है, राइट। यानी पैकेजिंग का काम है, डिस्पैच, ठीक है, पैकेज करके डिस्पैच कर रहे हैं आपको। तो आपका डिलीवरी बॉय का काम कौन करता है? ऑप्शन नंबर ए है अंतःप्रद्रवी जालिका, बी है गोल्जिकाय, ऑप्शन नंबर सी है लवक और सूत्रकर्णिका। तो आपको पता है कौन करता है, तो इसका हो जाएगा आंसर जो है गोल्जिकाय, इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि क्या करता है? स्टोर करता है और डिस्पैच करता है, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोल्जिकाय। और जो ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है, यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अगर बात करें तो ये क्या करता है? ये ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। आई होप कि समझ में आ रहा होगा आप सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका में निम्न में से कौन सी पाचन थैली डाइजेस्टिव बैग कहलाती है? ठीक है, तो डाइजेस्टिव बैग कौन सा कहलाता है? आपका ऑप्शन है गोल्जिकाय, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम और लाइसोसोम। ठीक है, तो लाइजो डाइजेस्टिव बैग किसे कहा जाता है? ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, कहाँ गया लाइसोसोम, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। निम्न में से एक मिनट, हाँ ठीक है, डाइजेस्टिव बैग, ठीक है, डाइजेस्टिव बैग इसलिए कहता है क्योंकि ये क्या करता है, लाइसोसोम क्या करता है, जितना भी आपका वेस्ट मटेरियल है आपका, ठीक है, सेल में, यानी सफाई कर्मी है। लाइसोसोम कौन है? ये है आपको सफाई कर्मी। यानी आपको सेल के अंदर जितने भी आपको वेस्ट मटेरियल्स हैं, जितने वेस्ट मटेरियल्स हो गए या जो बाहर से आ रहे हैं जो हानिकारक हैं, उसको क्या करता है? मार के जो है आपको सेल से बाहर फेंक देता है, ठीक है, यानी बिल्कुल साफ करके रखता है सेल्स को, वो है लाइपोसोम। इसीलिए इसको डाइजेस्टिव बैग भी कहते हैं और इसको क्या कहते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में ही पता चल जाएगा। निम्नलिखित में से किस कोशिका अंग को कोशिका की आत्मघाती थैली यानी सुसाइड बैग कहा जाता है? ठीक है, तो अभी हमने बताया डाइजेस्टिव बैग, अब लीजिए आ गया सुसाइड बैग। तो आपका ऑप्शन हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस और आपका लाइजोसोम्स, यानी
लयन काय। तो अभी हमने बताया कि जो डाइजेस्टिव बैग जो है यानी जो डाइजेशन का काम करता हो, यानी बाकी जो वेस्ट मटेरियल उसको साफ करने का काम करता हो, वो है आपको सुसाइड बैग भी इसी को कहा जाता है। यानी कोशिका की आत्मघात जो आत्मघाती थैली भी किसको कहा जाता है, लाइजोसोम को कहता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, कौन सा कोशिकांगक किसी भी बाहरी पदार्थ तथा खराब कोशिकांगक को पचाकर कोशिका को साफ रखने में मदद करता है। अब आप आराम से जो है ऑप्शंस को देख के ही आप टिक कर सकते हो कौन सा जो है इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी दो क्वेश्चन में ये देख लिया कि कौन जो है बाहरी पदार्थ तथा जो खराब जो है कोशिकांगा को पचाकर, यानी जो सेल्स और जो होते हैं सेल्स ऑर्गेनिक्स हैं ऑर्गेनिल्स हैं, उसको क्या करता है वो डाइजेस्ट कर देता है, जो खराब हो जाते हैं, ठीक है, उसको खत्म कर देता है, उसको पचाकर कोशिका को साफ रखता है। ठीक है, क्या रखता है, साफ रखता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लाइजोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया एक्चुअली कहाँ पाया जाता है? अच्छा, ऑप्शन नंबर है सभी प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में, सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में, सभी बैक्टीरिया में और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के नाभिक में। तो क्या होगा आपका राइट आंसर? तो माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है ना। तो क्या होगा इसका आंसर? तो सभी प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, तो इसका गलत आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया। और क्योंकि प्रोकैरियोटिक में क्यों नहीं होता, क्योंकि आपको पता है क्या होता है, जो मेम्ब्रेन बाउंडेड जो ऑर्गेनिल्स हैं, ठीक है, यानी ऑर्गेनिल्स हैं, वो नहीं पाए जाते हैं, वो यूकैरियोटिक में पाए जाते हैं, इसमें न्यूक्लियस भी रहता है। तो वो जो मेम्ब्रेन बाउंडेड जो ऑर्गेनिल्स हैं, कोशिकांगाक हैं, वो पाए जाते हैं आपको यूकैरियोटिक में। नेक्स्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया शब्द जो है किसने बनाया था? तो एंटोनी बैग ल्यूवेनहॉक ने, उसके बाद कार्ल बेंडा ने, चार्ल्स लेवरे ने और जे ई सॉल्क ने, राइट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्ल बेंडा। किस कोशिकांग के स्वयं के डीएनए व राइबोसोम होते हैं? ठीक है, यानी आपको डीएनए डीएनए प्लस राइबोसोम दोनों होते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन से आपका वर्ण लवक यानी क्रोमोप्लास्ट, नेक्स्ट है कोशिका धन्नी, उसके बाद है अवर्णी लवक यानी ल्यूकोप्लास्ट, उसके है सूत्र कणिका यानी माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया, जिसका डीएनए और राइबोसोम दोनों होते हैं। और इसके साथ साथ एक और होता है, आपको पता होना चाहिए था, जिसका जो है डीएनए और आपको सॉरी डीएनए जो आरएनए दोनों होते हैं। और इसका जो है एक और आंसर होता है, और वो है आपको प्लास्टिड, क्या? सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस कोशिकांग में झिल्ली नहीं होती है? राइट। सो कौन सा कोशिकांग है जिसका झिल्ली नहीं है, मतलब मेम्ब्रेन नहीं होता है? राइट। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि डबल मेम्ब्रेन, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको नोट डाउन कर लीजिएगा। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे से तीन क्वेश्चन बन सकते हैं कि कौन सा कोशिकांग है जिसका डबल मेम्ब्रेन बनता है। अगर डबल मेम्ब्रेन पूछे तो राइट आंसर हो जाएगा आपको माइटोकॉन्ड्रिया। क्या? माइटोकॉन्ड्रिया। अगर पूछ दे कि सिंगल मेम्ब्रेन जो है सिर्फ किसका बनता है, तो राइट आंसर होगा आपका लाइजोसोम। ठीक है। और अब पूछ रहा है जीरो यानी बिल्कुल नहीं बनता मेम्ब्रेन, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा आपको राइबोसोम। राइट। याद रखिएगा, डबल मेम्ब्रेन, सिंगल और जीरो। तो जीरो में पूछा है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, राइबोसोम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग कोशिकाओं के भंडारण, संशोधन और पैकेजिंग के लिए जिम्मेदार है? यानी डिलीवरी,
क्या? डिलीवरी बॉय। आपने देखा होगा ना, जो पैकेजिंग करता है और क्या करता है, डिस्पैच करता है। ठीक है, तो ये पैकेजिंग और डिस्पैच का जो है काम किसको दिया गया है, इसमें डिलीवरी बॉय का काम कौन करता है? ऑप्शन है आपका कि अंतः प्रदवी जालिका जालिका, गोल्जी कॉय, लवक और सूत्रकणिका। ठीक है, तो ये काम जो है ऑप्शन बी, ऑप्शन नंबर बी होगा, गोल्जी कॉय, जो जिसका काम होता है क्या, कि टारगेट तक जो है उस चीज़ को यानी ट्रांसपोर्ट करना, सॉरी ट्रांसपोर्ट बोल रहा हूँ, उसको पैकेज करना, उसको संशोधन करना और डिस्पैच करना, राइट। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है आपको कि कोशिका में निम्न में से कौन सी पाचन थैली यानी डाइजेस्टिव बैग कहलाती है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत बार जो है मतलब एसएससी जैसे चाहे रेलवे एग्जाम्स हो गए, ठीक है, ये सारे एग्जाम्स में आपको देखने को मिलते होंगे। तो आपको एक चीज़ बता दूं, यहाँ पे ऑप्शन आप थोड़ा देख लो, गोल्जी कॉय, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम और लाइजोसोम, राइट। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं लाइजोसोम की, ठीक है, लाइजोसोम। ठीक है, तो लाइजोसोम एक्चुअली है क्या, एक आप मतलब ये जो सफाई कर्मी आपने देखा होगा ना, सफाई कर्मी क्या करता है, मतलब साफ करने का काम करता है, गंदगी अगर हो तो उसको वहाँ पे साफ करता है। ठीक है, तो सेम सफाई कर्मी है आपको लाइजोसोम। ये एक्चुअली क्या करता है कि जितने भी जो बाहरी पदार्थ हैं, ठीक है, जो या खराब जो कोशिकांगक है, उसको क्या करता है, ये पचाकर साफ करता है, सेल को साफ कर देता है, राइट। और इसीलिए इसको क्या कहते हैं, डाइजेस्टिव बैग कहते हैं, यानी स्वीपर वाला काम करता है, तो इसको बोलते हैं ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए बोल रहा हूँ, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, लाइजोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कोशिका अंग को कोशिका की आत्मघाती यानी सुसाइड बैग भी कहा जाता है? ठीक है, यानी सेम चीज वही है, अभी हमने पढ़ा लाइजोसोम के बारे में, लाइजोसोम के बारे में, जिसे डाइजेस्टिव बैग कहते हैं। अब सुसाइड बैग यानी कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहते हैं? ऑप्शन है आपके माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस और लाइजोसोम्स, राइट। तो जितने भी आप देख रहे हो क्वेश्चंस काफ़ी अभी बेसिक से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है, और ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं बीएसएससी में। ऐसा कोई हाई लेवल का क्वेश्चन नहीं आता है कि आपको सोच रहे हो सर क्या बेसिक करा रहे हो, भाई ये पूरा एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको टॉपिक वाइज फॉलो करना है तो भाई ऐसी बेसिक से लेकर एडवांस तक जाएंगे, ठीक है। एडवांस का मतलब ऐसा नहीं कि पूरा हाई लेवल यूपीएससी का कराना शुरू कर दो, ठीक है, मतलब आपका एग्जाम ओरिएंटेड होना चाहिए, आपका एग्जाम है तो उसी अकॉर्डिंग आपका क्वेश्चन भी होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, इसका इसका भी राइट आंसर हो जाएगा, यानी जिसे सुसाइड बैग भी लाइजोसोम को ही कहते हैं। नेक्स्ट है आपका, कौन सा कोशिकांगक किसी भी बाहरी पदार्थ तथा खराब कोशिका को पचाकर कोशिका को साफ रखने में मदद करता है? सिंपल सी बात है, साफ रखने यानी स्वीपर का काम है, तो कौन करेगा, यहाँ पे एक ही आदमी करता है, वो है लाइजोसोम। ठीक है, राइट। तो इसका राइट आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है आपका सभी प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में, सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में, सभी बैक्टीरिया में और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के नाभिक में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है सभी प्रकार के यूकैरियोटिक जो सेल्स हैं उसमें पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर बी। प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं पाए जाते क्योंकि न्यूक्लियस नहीं होता, ना ही जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिलीज हैं यानी सेल ऑर्गेनिलीज हैं वो भी नहीं पाए जाते, तो माइटोकॉन्ड्रिया भी उसमें आता है, और इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। माइटोकॉन्ड्रिया शब्द जो है किसने दिया था? ऑप्शन नंबर ए है आपका कि लिवेनहॉक, कार्ल बेंडा, चार्ल्स लेवरन और जे ई सॉल के द्वारा, राइट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, कार्ल बेंडा। नेक्स्ट है आपका, किस कोशिकांगा के स्वयं के डीएनए व राइबोसोम्स होते हैं? काफी इंपॉर्टेंट, काफी अच्छा बेहतरीन क्वेश्चन है ये, ठीक है। ऑप्शन से आपका वर्ण लवक यानी क्रोमोप्लास्ट, ऑप्शन नंबर बी है कोशिका धानी यानी वकुओलिस, ऑप्शन नंबर सी है अवर्णी लवक ल्यूकोप्लास्ट, और ऑप्शन नंबर डी है सूत्रकणिका यानी माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो डीएनए क्या है, खुद का डीएनए भी है और राइबोसोम भी है, और ये सारा चीज जो है, दोनों चीज जो है किस में होता है, वो होता है आपको माइटोकॉन्ड्रिया में। दोनों चीज जो है किस में पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाणु कोशिका में सूत्रकणिका की संख्या कितनी है? जीवाणु कोशिका, ठीक है। यानी यहाँ पे बात हो रहा है किसका? बैक्टीरिया का। ठीक है, तो बैक्टीरिया में पूछ रहा है कितनी माइटोकॉन्ड्रिया होता है। पहले तो ये समझे कि बैक्टीरिया है क्या। बैक्टीरिया है यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, यानी ये प्रोकैरियोटिक के अंदर आता है। ठीक है, और जैसे ही प्रोकैरियोटिक के अंदर आया भाई, तो सिंपल सी बात समझ गए कि इसमें क्या होता है, इसमें सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होते, है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कितना? शून्य। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाणुविक कोशिकाओं में नहीं होता है। ठीक है, क्या नहीं होता है? कोशिका भित्ति नहीं होता है, जीव द्रवी कला नहीं होता, राइबोसोम नहीं होता, या सूत्रकणिका नहीं होता। ठीक है, तो इसका है जीवाणुविक कोशिकाओं में नहीं होता। ठीक है, कोशिका भित्ति सेल वॉल हो गया, जीव द्रवी कला हो गया, राइबोसोम या सूत्रकणिका हो गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सूत्रकणिका। नेक्स्ट है, डैश व कोशिका अंग है जिसमें श्वसन और ऊर्जा उत्पादन के जैसी रासायनिक प्रक्रियाएं होती है। ऑप्शन नंबर ए है आपको माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर बी है क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन नंबर सी है राइबोसोम्स, ऑप्शन नंबर डी है न्यूक्लियस। ठीक है, मतलब जहां आपको श्वसन और ऊर्जा उत्पादन जैसे रासायनिक प्रक्रिया किया जाता है, वो एक कौन सा साइट है? वो है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, जो भी हमारे सेल्स को एनर्जी प्रोवाइड मतलब कराना होता है, जो भी एनर्जी चाहिए होता है, उसको बनाने का काम करता है माइटोकॉन्ड्रिया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको जो है कोशिका का शक्ति गृह यानी पावर हाउस ऑफ सेल्स कहते हैं? तो आपके ऑप्शन है लवक, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी कॉय और कोशिका भित्ति। ठीक है, यानी पावर प्लांट या पावर हाउस, इसका मतलब है एनर्जी की बात हो रही है। ठीक है, और एनर्जी कहाँ से आ रहा है भाई? माइटोकॉन्ड्रिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, कोशिका की ऊर्जा के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन नंबर बी है ग्लाइसिन ट्राइफॉस्फेट, ऑप्शन नंबर बी है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ऑप्शन नंबर सी है आपका एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, और ऑप्शन नंबर डी है एडिनोसिन फॉस्फेट। तो आपको पता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया बनाता है, जो सेल का जो एनर्जी सेल बनता है, सॉरी एनर्जी बनता है, उसको बोलते हैं एटीपी के। ठीक है, एटीपी के फॉर्म में जो है स्टोर किया जाता है, और इसको बोला जाता है एडिनोसाइन ट्राई फॉस्फेट। ठीक है, तो यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका एटीपी, राइट। तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से किस कोशिका द्रवी कोशिकांग को यूकैरियोटिक कोशिकाओं के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं माने जाता है? यानी कहने का मतलब है कि यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर प्रोकैरियोटिक सेल्स किसे कहा जाता है? ठीक है, सिंपल सी बात है। तो इसका ऑप्शन है सूत्रकणिका, गोल्जी, लाइजोसोम और आपको ग्लाइओक्सियोम, राइट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर है माइटोकॉन्ड्रिया यानी सूत्रकणिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका अंग वनस्पति तथा पशु कोशिका दोनों में उपस्थित होती है? ठीक है, ऑप्शन से आपका कोशिका भित्ति, लाइजोसोम्स, हरित लवक और सूत्रकणिका यानी माइटोकॉन्ड्रिया। बताइए, दोनों में एब्सेंट बोल रहा है, तो आपने देखा कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल, और सेल वॉल किस में पाई जाती है? तो ये है प्लांट में पाई जाती है, यानी प्लांट्स में से सेल वॉल पाया जाता है। लाइजोसोम की अगर बात करें, ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, और हरित लवक। तो लाइजोसोम्स की अगर बात करें, इसमें पूछा है कि दोनों में क्या है? उपस्थित रहती है। ठीक है, वनस्पति वनस्पति प्लांट और पशु पोषण दोनों में उपस्थित होता है। ठीक है, लाइजोसोम की अगर बात करें, तो ये लाइजोसोम तो एनिमल में नहीं पाया जाता। ठीक है, सॉरी, मैं लाइजो एनिमल बोल रहा हूँ, प्लांट में नहीं पाया जाता। ठीक है ना, लाइजोसोम जो है प्लांट्स में नहीं पाया जाता है। तो प्लांट्स में जो सफाई करने का काम करता है, इसके जगह कोई और काम करता है, वो होता है वैक्यूल्स। क्या? VSCO। ठीक है, VSCO वैक्यूल्स, LES। ठीक है, वैक्यूल्स उसका उसके जगह पे काम करता है, जिसे हिंदी में आप बोल सकते हो रिक्तिका। ठीक है ना। और एनिमल से एनिमल सेल में तो पता है कि लाइजोसोम पाया जाता है, प्लांट सेल में जो है वैक्यूल्स पाया जाता है। उपस्थित होता है, ठीक है, याद रखिए यहाँ पे क्या बोला गया है? उपस्थित होता है, सॉरी।
राइट। तो हमने देख लिया सेल वॉल जो है प्लांट्स में, ये एनिमल्स में, तो माइटोकॉन्ड्रिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकांग केवल पादप कोशिका में स्थित होती है? लीजिए, ऑप्शन नंबर ए है लाइसोसोम, प्लास्टिड, कोशिका झिल्ली और माइटोकॉन्ड्रिया। राइट। ठीक है, तो इसमें हमने पढ़ा कि लाइसोसोम जो है एनिमल सेल में होते हैं। उसके बाद है कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात हो रही है। माइटोकॉन्ड्रिया तो भाई दोनों में ही होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लास्टिड। क्या? प्लास्टिड। प्लास्टिड की अगर बात करें तो दो टाइप का होता है, और एक होता है क्रोमो, एक मिनट, ठीक है, एक होता है क्या? क्रोमोप्लास्ट, एक होता है ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमो जो वही प्लास्ट जिसके अंदर पिगमेंट्स पाए जाते हैं ग्रीन कलर के, जिसे क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल। जो ग्रीन पिगमेंट्स होते हैं जिसे क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट। और यही क्लोरोप्लास्ट जो है आपको फोटोसिंथेसिस पता है ना, प्रकाश, क्या, फोटो संश्लेषण, राइट। फोटोसिंथेसिस में जो है हेल्प करते हैं क्लोरोफिल। ठीक है, तो ये हो गया इसका राइट आंसर प्लास्टिड। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण वनस्पति कोशिका में स्थित होते हैं, यानी फोटोसिंथेसिस। लीजिए अब आगे, अभी हमने देखा था कि फोटोसिंथेसिस में जो काम आता है वो होता है कौन सा? राइबोसोम, बिल्कुल नहीं। न्यूक्लियस, बिल्कुल नहीं। माइटोकॉन्ड्रिया, बिल्कुल नहीं। राइट आंसर होगा क्लोरोप्लास्ट। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कोशिका का नियंत्रक केंद्र कौन सा है? ठीक है, तो ऑप्शन से आपका केंद्रक प्लाज्मा, लाइसोसोम और क्रोमोसोम्स, यानी कंट्रोल कौन करता है आपको? सेल का जो सेंटर में रहेगा वही कंट्रोल करेगा ना, तो कौन सा है? न्यूक्लियस, और इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा केंद्रक। एक कोशिका के केंद्रक में कौन सा द्रव्य होता है? ऑप्शन नंबर ए है कोशिका द्रव, बी है जीव द्रव, ऑप्शन नंबर सी है न्यूक्लियोप्लाज्म या केंद्रक द्रव, और ऑप्शन नंबर डी है न्यूक्लियोसोम। अगर आप, ये क्या पूछा गया है? केंद्रक, तो ऑप्शन देख के भी आप लगा सकते हो कहीं भी केंद्र दिख रहा है क्या। ठीक है, ये रहा केंद्र यानी न्यूक्लियोप्लाज्म। सिंपल सी बात है कि ये न्यूक्लियस हो गया, ये पूरा सेल हो गया। ठीक है, ये बीच का जो लिक्विड एरिया है इसको क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। ठीक है, इस न्यूक्लियस के बीच वाला एरिया रहता है इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं? और न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है ना, यानी केंद्रक द्रव्य। और इसमें यही चीज़ को पूछा गया। और न्यूक्लियस के अंदर क्या, ये जो क्या पाया जाता है, यानी जो होता है वो होता है क्रोमोजोम्स। क्या? क्रोमोजोम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसको किसी कोशिका में अचल संपत्ति माना जाता है? ठीक है, अचल मतलब इमूवेबल। ठीक है, इमूवेबल प्रॉपर्टी किसे माना जाता है? ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन और या न्यूक्लिक अम्ल। राइट। तो इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये जो है कहीं भी जो है ट्रांसपोर्ट नहीं किया जा सकता। बाकी जो अदर मटेरियल्स हैं जिसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है, जैसे कि मान लीजिए कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, प्रोटीन, फैट्स, इसको ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, बट न्यूक्लिक अम्ल को जो ट्रांसपोर्ट नहीं किया जाता, इसलिए इसको अचल संपत्ति कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से न्यूक्लिक अम्ल हेतु एक एकलक कौन सा है? ठीक है, तो इसमें पूछा है न्यूक्लिक अम्ल हेतु एकलक कौन सा है, तो ऑप्शन आपका डीएनए हो गया, आरएनए हो गया, न्यूक्लियोटाइड हो गया, फॉस्फेट हो गया। राइट, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको? डीएनए। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? तो डीएनए का पूर्ण नाम क्या होता है? ऑप्शन देख लीजिए, डाई न्यूक्लिक एसिड, उसके बाद डी ऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, उसके बाद ऑप्शन नंबर सी है डायरो बोइक्लिक एसिड, और नेक्स्ट है डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। सॉरी, ये है डाई राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है ना, डाई राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो इसका डीएनए, ठीक है, डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीएनए यानी डाई, ठीक है, सॉरी, डाईऑक्सी डाईऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या? डाईऑक्सी, ठीक है, राइबो न्यूक्लियक न्यूक्लिक एसिड, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो डाई, ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा। ठीक है ना, तो आज इतना ही रखते हैं। टोटल 50 क्वेश्चन हमने कवर किया। काफ़ी ज़्यादा जो है वीडियो लंबा खिंच गया, और इसीलिए जो है 50 क्वेश्चन रखते हैं। इसमें टोटल जो है 100 क्वेश्चन जो है इसमें है सेल्स से रिलेटेड।
तो आज आपके लिए इतना ही है, बाकी जो है 50 क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वीडियो में हम कवर कर देंगे। ट्राई करेंगे कि एक ही जो है क्लास में सारा चीज़ कवर कर दिया जाए। तो इस आज इतना ही रहते हैं, ठीक है, ज़्यादा बोर ना हो। हम आपको जो है नेक्स्ट वीडियो जो है इसे कल अपलोड कर देंगे। सेल्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन रहे हैं तो कल आपको अपलोड हो जाएगा, तब तक आप इसको देखिए। और आई होप कि अच्छा लगेगा आपको, ठीक है। और इसी तरह मैं आपको अपलोड करते रहूँगा। तो जितने भी कैंडिडेट्स हैं जुड़ना चाहते हैं फ्री कोर्स में, आप जुड़ सकते हो। बिहार एसएससी इंटर लेवल से संबंधित जितने भी जो अभ्यर्थी हैं जो पार्टिसिपेट करने वाले हैं एग्ज़ाम में, और कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें साइंस का वेटेज हो, साइंस का क्वेश्चन पूछा जा रहा हो, ठीक है। बिहार एसआई का भी एग्ज़ाम जो है नोटिफिकेशन आने वाला है, तो आप अभ्यर्थी जो है जाके जुड़ सकते हो। टेलीग्राम का जो लिंक है हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।